हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एशवी सिंह। वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। दोस्तों, डिस्कस करेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को जो सीटेट के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक तो आप करेंगे ही। और चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है? जो बावर्ची है वो खाना पका रहा है और खाना पकाते समय जो है वो खाने को चखता है, तो ये किसके समान है? क्या है? सीखने का आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, या फिर सीखने के रूप में आकलन है, या फिर आकलन और सीखना है? तो देखिए, जो बावर्ची है जब वो खाने को चखता है तो ये सीखने के लिए आकलन कुछ ऐसा है जिसे निर्माणात्मक आकलन के रूप में देखा जाता है। इसलिए जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान होता है। सो सेकंड वन इज द राइट आंसर। ठीक है, सीखने के लिए आकलन कुछ ऐसा है जिसे निर्माणात्मक आकलन के रूप में देखा जाता है। इसलिए जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम या फिर सामान्यीकरण। देखिए, फैशन शो है वो एक सामाजिक गतिविधि है। फैशन शो क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, जिसे देखकर शिक्षार्थी का अनुकरण करने की कोशिश करना जो है एक प्रकार का सामाजिक अधिगम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जो फैशन शो है वो तो एक सामाजिक गतिविधि है ही। जब शिक्षार्थी उसको देख करके उसका अनुकरण करेगा तो ये एक सामाजिक अधिगम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि थर्ड वन इज द राइट आंसर। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो शिक्षार्थी है वो पाठ को पढ़ते समय कंटिन्यू गलतियां कर रहा है तो क्या करना चाहिए टीचर को, यानी कि हम लोगों को? तो अनुदेशन, कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, या फिर पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। देखिए, ऐसा है, हम ये नहीं करेंगे, ये काम हम नहीं करेंगे कि हम पाठ को, अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो हम पाठ को छोड़ दें और कुछ समय के लिए छोड़ दें, बाद में फिर उसको कराएंगे। ऐसा नहीं करेंगे। ठीक, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। देखिए, कोई एक बच्चा तो है नहीं जिसके बारे में हमने बात कर ली, बच्चे कई हो सकते हैं, तो किस किस बच्चे की शिकायत लेकर के प्राचार्य के पास जाओगे? फिर आप अध्यापक ही कहाँ? हर बच्चे की शिकायत प्राचार्य के पास लेकर पहुँच रहे हो। हम यही करते रहेंगे, ये भी गलत है। थर्ड वन भी गलत है, ये भी हम नहीं करेंगे। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। कहाँ की बात हुई कि जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं हम उनको जो है कक्षा से बाहर खड़ा कर दें? ये भी बात नहीं सही हुई। हमारे पास बचा एक ऑप्शन, अनुदेशन, कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ये बात सही है कि जो है यदि शिक्षार्थी शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत गलतियां कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि जो अधिगम है हमारा वो सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो पा रहा है, अर्थात मैनेजमेंट व्यवस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में एक टीचर को चाहिए कि वो अनुदेशन, कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन करे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। सो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। डिस्कशन पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है। जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है वो क्या है? देखिए, तो यहाँ पे बात आती, अभिसारी चिंतक है, अपसारी चिंतक है, बहिर्मुखी है, या फिर बहुत परिश्रमी है? तो यहाँ पे जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है उसके अंतर्गत कई प्रकार के गुण होते हैं। वह अपनी बॉडी, यानी कि जो उसका शारीरिक विकास है, बौद्धिक विकास है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं प्रतिभाशाली शिक्षार्थी शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं।
ऐसे शिक्षार्थियों में सामान्यतः अपसारी चिंतन का गुण पाया जाता है। अपसारी चिंतन का गुण पाया जाता है। ठीक है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी में अपसारी चिंतन का गुण पाया जाता है। ऐसे शिक्षार्थियों में सामान्यतः क्या होता है, अपसारी चिंतन का गुण पाया जाता है, क्योंकि उनमें शारीरिक विकास और शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वो वरिष्ठ होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए 4th वन क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक, पहले तो हम बता दें कि इनके प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। ठीक है, कौन है? E.L. थॉर्नडाइक। अब समझिए बात को, सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन तो जो है थॉर्नडाइक ने किया ही है। इस सिद्धांत के अनुसार जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें कुछ गलतियां होती हैं, हम कुछ भूल करते हैं, तो वहाँ पर जो हम भूल करते हैं उसकी संख्या बहुत अधिक होती है, हम कई बार गलती करते हैं। किंतु यदि हम बार बार उसी कार्य को करते रहते हैं तो हमारी धीरे धीरे जो गलतियाँ हैं वो कम होने लगती हैं, और एक बार ऐसा होता है कि हम काम को बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं और एक भी गलती नहीं होती है। तो इस प्रकार सीखने को ही प्रयास और भूल द्वारा सीखना कहा जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साहचर्य के नियम हैं। तो साहचर्य के क्या नियम हैं? अब देखिए इस नियम के अनुसार क्या है, व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपनी परिस्थिति में या सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रति भी करने लगता है। इसलिए समानता, वैषम्य, समीपता, ये सभी नियम साहचर्य के नियम हैं। ठीक है, सो ये सभी, यानी कि 4th वन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गेट्स के अनुसार क्या है? गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अभिप्रेरणा है, समायोजन है, सीखना है या चिंतन है? देखिए ध्यान दीजिए कि जो गेट्स हैं उनका एक विचार था कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक, ये उनका विचार था, सीखना जो है वो अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सो यहाँ पे जो है हमारा सीखना राइट आंसर है। ठीक है, 3rd वन यानी कि सीखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? परनिर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता। भाई बाल्यावस्था में धार्मिकता कहाँ से आ जाएगी? अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव होता है? नहीं होता है। अनुकरण बच्चा जो है करता है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें अभाव होता है, अनुकरण करता है। तो यहाँ पे देखिए जो बाल्यावस्था है हमारी, वो कब से कब तक है? 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था हमारी बाल्यावस्था है। उसको हम जीवन का एक अनोखा काल माना गया है। जो बाल्यावस्था है ये एक अनोखा काल माना गया है। इसमें सामूहिकता की भावना, किसकी? सामूहिकता की भावना जो है वो प्रमुख मानी गई है, ये इसकी मेन विशेषता है। यही कारण है कि इस अवस्था में बालक में सामूहिक जो प्रवृत्ति है बहुत ही प्रबल होती है। वो अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करता है ना। बाल्यावस्था में सामूहिकता की भावना प्रबल होती है, ये इसकी मेन विशेषता होती है। जो बच्चा है वो अधिक से अधिक बच्चों के साथ रहना पसंद करता है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, लास्ट सेकंड। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या फिर प्रशासक का? तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बालक का स्थान प्रमुख होता है। ठीक है, बालक का स्थान प्रमुख होता है। ओके, यही कारण है कि आज शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत बालक को प्रथम स्थान दिया जाता है। संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था बालक के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। ठीक है, डिस्कशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति या फिर हिपोटिज्म की प्रवृत्ति? समझिए, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। किसकी? नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है,
इससे व्यक्ति में संतोषजनक संबंधों को बनाए रखने में समस्याएं, सहानुभूति में कठिनाई, सहानुभूति से कठिनाई, मनोवैज्ञानिक जागरूकता की कमी की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक बात क्लियर हुई। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइए। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मुझे आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।